आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे एनालिसिस करेंगे। आज मॉडल पेपर को हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हमने कहा था कि हफ्ते में यानी कि सप्ताह के अंदर 1 या 2 क्लास हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की रहेगी, बाकी दिन जो हमारा मॉडल पेपर चलता रहेगा। तो आज जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हमने अब तक मॉडल पेपर को एनालिसिस किया, उन्हीं क्लासों से ही क्या है, उन्हीं चैप्टर से, उन्हीं ही टॉपिक से ही क्या है, रिलेटेड ही क्वेश्चन क्या है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप सबका टारगेट है 42 क्वेश्चन का। अपना टारगेट जो है वो कमेंट में अवश्य करें वीडियो के अंत में। चलिए, आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? यानी कि सबसे कम सीमा और सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे कम जो है वो किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगर बात की जाए कितनी लगती है तो 106 किलोमीटर की। कितनी? 106 किलोमीटर की। फिर कौन सा राज्य लगता है? तो देखिए, राज्य नहीं लगता, केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, लद्दाख। और सर्वाधिक जो है वो सर्वाधिक भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक किसकी लगती है? 17 अप्रैल की जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। सर्वाधिक जो है वो सर्वाधिक जो है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। लंबाई भी याद रखने, कितने? 4096 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई भी काफी बार पूछी गई है। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? या अनाईमुडी जो है वो किस पर्वत पे क्या है, पर्वत की क्या है, शिखर चोटी है? तो ये कौन से पर्वत की है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किसकी है? नीलगिरी पर्वत की श्रृंखला की क्या है, सबसे ऊंची यानी पर्वत श्रृंखला है। और इसका नीलगिरी का विस्तार आप सबको पता है, तमिलनाडु और कर्नाटक केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए, स्थायी चुंबक किस धातु के बनाए जाते हैं? यहां धातुएं नहीं दी गई, उसे नाम दिया गया है। तो देखिए, किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है आपको इस्पात धातु के ही बनाए जाते हैं, या इससे एक्स्ट्रा मिलता है लोहा। क्या बनता है? लोहा। तो आप ध्यान रखें, ये जो है वो कोबाल्ट हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि पैटर्न में काफी बदलाव हो रहा है। तो आपको स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन में लोहा भी ना मिले, इस्पात भी ना मिले, तो कोबाल्ट और क्रोमियम, क्रोमियम और लोहा, इन धातुओं को मिलकर क्या है, इन धातुओं का क्या है, बनाया जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या है, इस्पात भी ना मिले और लोहा भी ना मिले। तो याद रखना, कोबाल्ट और क्रोमियम से भी क्या है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। क्योंकि पैटर्न को बदला जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा पेपर को हार्ड बनाने के लिए इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है वो भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य से क्या है, भारत में प्रवेश करती है। फिर किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से होकर भारत में क्या है, प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर? यांगयाप दर्रे से। और बोमडिला और यांगयाप दोनों ही जो है वो भी याद रखे अरुणाचल प्रदेश कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, स्थित है। जोजिला दर्रा जो है ये कहां स्थित है? तो ये लद्दाख के अंदर है। लद्दाख के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। जो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है, क्योंकि इनकी स्थिति भी काफी पूछी जाती है। क्लियर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से होकर भारत में क्या है, प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो देखिए, रजत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? उर्वरक उत्पादन से। किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। गोल क्रांति का किससे है? अंडा से है। और मत्स्य से कौन सी है? नीली क्रांति। कौन से है? नीली क्रांति है। और तिलहन के लिए कौन सी है? पीली क्रांति। कौन सी है? पीली क्रांति का संबंध है। तो आपको यह भी क्या है, याद रखना है। चलिए
आपके ज्यादातर बुक को लेकर सवाल थे, बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं सर हमें बुक चाहिए। देखिए बुक के लिए हमने कुछ पेजेस भी डाले हैं टेलीग्राम पे, क्या क्या है तो देखिए बुक के अंदर सभी टॉपिक पूर्णतः विस्तार से पूर्ण टॉपिक को थ्योरी टाइप में कवर किया गया है। फिर प्रत्येक टॉपिक के क्या है महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर के रूप में भी उसी टॉपिक के जस्ट नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक का विस्तारित डायग्राम, यानी कि जियोग्राफी की अगर बात करें तो मैप से दर्शाई गई है, साइंस की बात करें तो वो भी डायग्राम पे बनाई गई है, यानी कि डायग्राम से क्या है विस्तृत रूप से क्या है दर्शाया गया है। तो प्रत्येक टॉपिक का आपको क्या है डायग्राम मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक के अभ्यास प्रश्न, कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि वास्तुनिष्ठ, जिसके 4 ऑप्शन बोल सकते हैं हम, वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी क्या है इस बुक में डाले गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी इस बुक में डाले गए हैं, काफी वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में डाले गए हैं। और करंट अफेयर के कुछ टॉपिक भी डाले गए हैं जिनसे आशा है कि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बुक का जो है जो आपको विवरण जो है वो दे दिया। अगर इससे अलावा भी अधिक जानकारी, अगर आपको कुछ फोटोज चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, उन पे आप मैसेज करें। और बुक को ऑर्डर करने के लिए सेरेडा क्लासेस एप्लीकेशन को क्या है आप प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बुक से रिलेटेड अधिक जानकारी भी हमने टेलीग्राम पे शेयर की है आपसे, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी जल का अणुभार होता है, एक भारी जल का एक शुद्ध जल का। 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछा गया था शुद्ध जल का अणुभार कितना है। तो देखिए भारी जल का अणुभार 18 है। कितना है? भारी जल का अणुभार कितना है? 18 है। शुद्ध जल का अणुभार कितना है? 20 है। फिर आता है क्वेश्चन भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में, मंदक या आपको मिलेगा शीतलक के रूप में भारी जल का क्या है उपयोग किया जाता है, जिसका अणुभार कितना होता है? 18 होता है। शुद्ध जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। उपयोग ध्यान रखें, मंदक या आपको मिलेगा शीतलक के रूप में, परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उनमें इसका क्या है, परमाणु भट्टियों में इसका प्रयोग है किया जाता है। नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में है? तो किस किस राज्य में मिलता है? इसका विस्तार केरल में भी मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, कर्नाटक में। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मुख्य बात आपको ये याद रखना है, अगर पूछा जाए मुख्यतः कहां है, तो मुख्यतः इसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में इसका क्या है मुख्यतः विस्तार अगर पूछा जाए, एक राज्य अगर चुनना हो तो। और वरना विस्तार इसका जो है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक 3 राज्यों में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बिटुमिन्स कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, यानी बिटुमिन्स कोयला जो होता है उसमें, बिटुमिन्स कोयला जो है उसमें जो है क्या है कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए ए ऑप्शन से समझते चलेंगे। एक होता है एंथ्रोसाइट, एक होता है एंथ्रोसाइट कोयला, दूसरा कोयला होता है बिटुमिन्स कोयला होता है। फिर एक होता है लिग्नाइट कोयला, और चौथा अंतिम होता है पीट कोयला, जिसको क्या है सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे आप। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? उच्च कोटि का कोयला, उच्च कोटि। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। या सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है? तो किस में होती है? 80 से 90% कार्बन की मात्रा एंथ्रोसाइट कोयले के अंदर क्या है पाई जाती है। दूसरा जो कोयला है जिसमें 60 से 80%, जिसकी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो होता है बिटुमिन्स कोयला, जिसमें 60 से 80% से क्या है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि दूसरा उच्च कोटि का बोल सकते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर आता है भूरा कोयला, जिसको कहा जाता है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से क्या है 60% होती है। और 40% सबसे निम्न कोटि का या निचले स्तर का जो कोयला होता है, जिसमें प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक होती है और कार्बन की मात्रा 40% से भी क्या है कम होती है, तो वो कौन सा होता है? पीट कोयला। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? उच्च कोटि का पूछा जाता है, या आपसे निम्न या भूरा कोयला पूछा जाता है। परसेंटेज बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या है ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा है, न कि ग्रंथि। ग्रंथि की भी बात करेंगे। सबसे बड़ा मानव अंग कौन सा है? तो त्वचा होती है। त्वचा हमारे शरीर की क्या है? शरीर की क्या है? ऊपर की जो परत होती है उसको क्या है? त्वचा बोलते हैं, जो सबसे बड़ा अंग है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक राजमार्गों की लंबाई वाला राज्य, सर्वाधिक सड़कों के राजमार्गों की क्या है? लंबाई वाला कौन सा राज्य है? तो कौन सा? सर्वाधिक की बात हो रही है तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम या सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो किस राज्य की है? गोवा राज्य के अंदर है। सवर्णीय चतुर्भुज योजना सड़क योजना है जिसका चौराहा पूछा जाता है, तो वो कहां स्थित है? कानपुर के अंदर। ये भी आपको याद रखना, कानपुर के अंदर सवर्णीय चतुर्भुज सड़क योजना, जिसमें महानगरों को क्या है? जोड़ा गया है। आनंद भवन कहां स्थित है? देखिए आनंद भवन जो है वो गांधी परिवार का क्या है? एक आवास स्थान था जिसका नाम है आनंद भवन। ये कहां स्थित है? तो ये इलाहाबाद के अंदर स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा व कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। दोनों का याद रखें। मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी। तो मेघालय की राजधानी देखिए, इंफाल किसकी राजधानी है? किसकी है? मणिपुर की। शिलोंग किसकी है? मेघालय की राजधानी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर आइजोल किस राज्य की राजधानी है? अगरतला किस राज्य की राजधानी है? आइजोल जो है वो किसकी है? मिजोरम की। मिजोरम राज्य की क्या है? राजधानी है। एक पूछा जाता है दिसपुर, भी आपको याद रखना है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर जो है वो किसकी? असम राज्य की राजधानी है। ईटानगर किस राज्य की है? ईटानगर तो वो अरुणाचल प्रदेश की है। आपको ये भी याद रखना है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? यहां से काफी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको याद रखना है 261 ईसा पूर्व के अंदर एक कलिंग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात अशोक, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो इसकी पुत्र था महेंद्र, और एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। उसको क्या इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो कौन सा धर्म का अनुयायी या कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। याद रखना। किस युद्ध के पश्चात? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है वो कौन से हैं? तो आप सबको पता है सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सॉरी, बुध ग्रह है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल आता है। कौन सा आता है? मंगल ग्रह आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? क्या पूछा गया? पड़ोसी ग्रह, यानी कि आस पड़ोसी ग्रह कौन सा हुआ? एक तो शुक्र ग्रह और दूसरा मंगल ग्रह। तो शुक्र और मंगल, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो भी आपको याद रखना है, बुध। और गर्म जो है वो कौन सा? गर्म सबसे कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। CO2 की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विश्व की बात की जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। अगर भारत का पूछा जाए, भारत का, तो भारत का कौन सा है? मुंबई है। दूसरा बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है? चेन्नई। आपको ये भी याद है रखना है। सर्वाधिक जवारी बंदरगाह कौन सा है? तो वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कहां स्थित है? जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद है रखना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है? तो ये कब बनाया जाता है? इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो इस उपलक्ष्य में क्या है? 24 अक्टूबर को क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस से मनाया जाता है। क्लियर है?
सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु यानी सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है, और सबसे हल्की भी पूछी जाती है। तो सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम होती है। कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। और सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी होती है? लिथियम, लिथियम होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा धातु है। ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? तो ये भी याद रखना, कौन सी है? चांदी है। ऊष्मा और विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? चांदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड कहा जाता है। बस यहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमारे संसद को संसद भवन कहा जाता है, इसलिए बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। किस संसद के? जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। काफी बार पूछा गया है बांग्लादेश के संसद का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद कौन है? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, संघ को क्या है? सुरक्षा परिषद कहा जाता है, जिसके स्थायी सदस्य देश पूछे जाते हैं। कितने हैं? 5। और अस्थायी, अस्थायी भी याद रखना कितने हैं? 10। अगर कुल आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? 15। स्थायी ज्यादा याद रखें, स्थायी, जिसे क्या है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नपुंसक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नपुंसक या जनन, जनन, जनन शक्ति कमजोर जो है वो किसके, किस विटामिन के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? विटामिन ई के कारण होती है। किसके कारण होती है? ई के कारण। नपुंसकता या जनन शक्ति का कमजोर होना। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? या लोकसभा का सदस्य, लोकसभा, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल भी नोट कर लें, कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कितना, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन, स्थायी सदन। और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन। लोकसभा क्या है? अस्थायी, अस्थायी सदन है, सदन है जिसे कभी भी क्या है? भंग किया जा सकता है। कभी भी क्या है? भंग किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अनुबंधी कंकाल में कौन सी हड्डियां आती है? अनुबंधी जो जोड़ती है मांसपेशी, जो हड्डियों को जोड़ती जो है वो, जिसके मध्य जो है हमारा कंकाल तंत्र जो है वो क्या है? नियंत्रित रहता है। तो एक हाथ की हड्डी होती है और एक पैर की हड्डी होती है। सी ऑप्शन। दोनों जो हड्डियां जो है वो अनुबंधी कंकाल में कौन सी हड्डियां होती है? तो अनुबंधी कंकाल का हिस्सा होती है हाथ और पैर की हड्डियां। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान जहां सर्वाधिक मंदिर है और एक गंगा यमुना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां अपना संगम बनाती है, तो वो कौन सा है? प्रयाग, प्रयाग या प्रयागराज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रयागराज को क्या है? ईश्वर का निवास स्थान, भगवान का निवास स्थान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? या प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर बना होता है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर क्या है? हमारा प्रोटीन का क्या है? निर्माण है, होता है। 10 हमारे शरीर में समृद्ध अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और 10 जो है हम बाहरी भोजन से क्या है? पूर्ण आपूर्ति होती है। सूखा रोग, सूखा रोग या हड्डी या हड्डियों का टूटना या कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी सर्वाधिक हमें किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से। किससे? सूर्य के प्रकाश या सूर्य से हमें क्या है? प्राप्त होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। बे से बेरी और सी से शकरवी रोग होता है। ये आप सबको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की, कल हमने पढ़ा था दक्षिण भारत, कल हमने पढ़ा था दक्षिण भारत का एक क्वेश्चन आया हुआ था।
और कल हमने बताया भी था कि भारत की कौन सी है, तो भारत की गंगा है, जिसकी लंबाई की भी चर्चा की थी, कितनी थी, 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी थी, गोदावरी नदी। कौन सी थी, गोदावरी नदी थी। दूसरी बड़ी कौन सी थी, दूसरी बड़ी कौन सी नदी थी, तो वो कृष्णा नदी थी। कौन सी, कृष्णा नदी थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान इसका क्या है, 6 होता है। और मानव मूत्र में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ होता है, यूरिया पदार्थ होता है। और यूरिया की मात्रा भी काफी बार पूछी जाती है, तो कितनी होती है, हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा 46% होती है। कितनी होती है, 46%। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है। भोजन जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, और रासायनिक पदार्थ फिर क्या, किस में परिवर्तित होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन का हिस्सा है। किसका है, रासायनिक परिवर्तन का क्या है, हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिथियम का संकेत, लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु। कौन सी है, जस्ट हमने पढ़ा था, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है, Li, इसका क्या है, संकेत होता है। जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जनक, जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको, अरस्तु को क्या है, कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो याद रखना आपसे मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई पूछेगा या कार्यात्मक इकाई, दोनों पूछे जाते हैं, और दोनों साथ भी पूछे जाते हैं। तो दोनों का ही नंबर क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, याद रखना। हम फिर कह रहे हैं, ऑप्शन हमेशा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को आप रीड करना है। अगर आपको कंफर्म क्वेश्चन कोई आ रहा है, अगर कोई डाउट है, तो उसके ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़े। क्लियर है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना मई 1939 के अंदर हुई थी। और किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या है इसकी, सुभाष चंद्र बोस ने क्या है इसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, यानी कि मई 1939 में। शायद डेट नहीं पूछी जाती है, शायद 3 मई को इसकी स्थापना हुई थी। गबन पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए गबन पुस्तक के लेखक, गबन एक पूछा जाता है, गबन, गबन, कफन, गोदान, गोदान, कर्म भूमि, इन सब के लेखक कौन है, काफी बार बार पूछी जाती है। गबन भी पूछी जाती है, कफन भी पूछी जाती है, गोदान भी पूछी जाती है, कर्म भूमि भी पूछी जाती है। सभी का आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इनके पुस्तक के क्या हैं, राइटर हैं, यानी लेखक हैं, या कवि कह सकते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, या नोबेल पुरस्कार की क्या है, शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत पूछी गई है। तो कब हुई थी, 1901 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया है, तो 6 क्षेत्रों में ये क्या है, दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किसे दिया गया था, प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम महिला कौन थी, तो वो मदर टेरेसा। बस आपको इतना ही याद रखना है। सिपाही विद्रोह है किस वर्ष हुआ था, सिपाही विद्रोह है कब हुआ था, तो 1857। देखिए 1857 की क्रांति, क्रांति को ही क्या है, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो सिपाही विद्रोह कहा जाता है। 1857 को हुई थी, और कहां हुई थी, बैरकपुर छावनी, मेरठ, मेरठ यूपी से क्या है, ये विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, या किस छावनी से हुई थी, छावनी पूछी जाए तो बैरकपुर, और राज्य अगर पूछा जाए तो यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। कार्बन के अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप कौन से हैं, कार्बन का सर्वाधिक अपर रूप होता है हीरा, दूसरा आता है ग्रेफाइट, फिर आता है कोल, फिर आता है चारकोल,
लेकिन ये सब ऑप्शन में आपको नहीं मिलते। ज्यादातर हीरा पूछा जाता है और एक क्या है ग्रेफाइट पूछा जाता है। लेकिन हमें याद रखना है, हो सकता है पेपर का हम फिर कह रहे हैं लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आगे भी पूछ लिया जाए तो कोल और चारकोल भी होता है। हो सकता है चारों ऑप्शन में हीरा ना दिया हो, 3 ऑप्शन में दिया हो, या दोनों ही ऑप्शन में दिया हो, सी ऑप्शन दोनों दिया हो, या इस प्रकार से भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा भी क्या है कार्बन के अपरूप होते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की हमने कल ही खोज की भी बात की थी, कब हुई थी? 1921 में। और एक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी, याद रखना है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 में इसकी खोज की गई राखल दास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो की किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी याद रखना, आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा इसकी क्या है हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में प्रथम स्थल कौन सा था? तो रोपड़ था। आपको यह भी याद रखना, कौन सा? रोपड़ स्थल। अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को सूची में शामिल, देखिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी यूनेस्को सूची में शामिल है। और ये कहां स्थित है ये याद रखना, ये नहीं पूछा जाएगा कि कब शामिल किया गया, बस ये याद रखना शामिल है। कहां स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान के अंदर, भरतपुर राजस्थान के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहां स्थित है? तो असम के अंदर। एक सींग के गैंडों के लिए क्या है ये जाना। अजंता और एलोरा की गुफा कहां स्थित है? औरंगाबाद। कहां स्थित है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद है महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। तो ये भी याद रखना, इसका डी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? महाकाव्य कौन सा था? तो पृथ्वीराज रासो थी। पृथ्वीराज रासो के फिर लेखक की बात की जाए तो लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने क्या है पृथ्वीराज रासो लिखी थी, इसके क्या थे? लेखक थे। और हिंदी भाषा का क्या है ये प्रथम महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल किसको बदलता है? किसको बदलता है? सोलर सेल जो है वो सूर्य की ऊर्जा को क्या है? सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा लिख देता हूं, सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत भी कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत को लेती है और इनपुट आउटपुट क्या देती है? यांत्रिक ऊर्जा में क्या है उसको रूपांतरित कर सकती है, कोई भी मशीन चला सकते हैं। ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत को ये क्या करती है? विद्युत को किस में बदलती है? विद्युत को प्रकाश या ऊष्मा में, ये याद रखना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले ऑप्शन पे करें कि ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत लेती है तो वो प्रकाश और ऊष्मा में बदलती है। सोलर है वो सूर्य की सौर ऊर्जा को लेता है और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पूछा क्या गया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो कौन सी होती है? विद्युत मोटर होती है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को रीड कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और CO जो होता है वो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का क्या है सूत्र होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, कमी से सूखा रोग पड़ा हमने, रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका कैल्शियम फेरोल होता है। थायमिन किसका होता है? तो विटामिन बी का होता है, आपको याद रखना है। और टेकोफेराल विटामिन ई का नाम होता है, जिसकी कमी से क्या है नपुंसकता या जनन शक्ति में कमी होती है। एस्कार्बिक एसिड ये कम्बल होता है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और यही क्या है रोग भी होता है। होमी भाभा पुरस्कार स्थापित किया गया, यानी कि
डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार जो है ये परमाणु क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में क्या है, अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1990 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1990 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लगातार 7 बार जाने वाले तो कौन थे? यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। और प्रथम बार पूछा जाए अगर विश्व का तो भी कौन थे? यूरी गागरिन थे, ये भी याद रखना है। फिर भारत का कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। महिला कौन थी? कल्पना चावला। राकेश शर्मा की तिथि पूछी जाती है, समय पूछा जाता है तो 1984 के अंदर, ये याद रखना है। 1984 के अंदर, 1984 के अंदर क्या है, ये अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये योजना जो थी वो छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने की योजना थी, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। 2000 में क्या है की गई थी? किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी क्या है प्रधानमंत्री थे, उसमें इसकी क्या है शुरुआत की गई थी। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? नेहरू जी द्वारा की गई थी। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 के अंदर हुआ था। यह भी आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री यहां बनने के लिए उम्र कितनी होती है? तो गृह मंत्री बनने के लिए भी क्या है 25 वर्ष होती है, जिस प्रकार से राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको कल 9 बजे 8 से या 9 बजे के मध्य जो वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी आर्मी स्टडी पॉइंट से। वहां से आप एक बार इसको रिवाइज और अवश्य कर लें, ताकि क्या है आपको याद करने में, यानी कि यादाश्त जो है वो क्या है आज का पढ़ा हुआ अगर कल रिवीजन करते हैं तो हमारा क्या है माइंड सेट हो जाता है, हमारे माइंड में क्या है याद रहता है लंबे समय तक। तो कल हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे। तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और आपके अन्य साथी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक की भी आप वीडियो को क्या है अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।